आप सभी देशभक्त भारतवंशियों को सदा की भांति नवल किशोर की ओर से सादर नमन। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जो इस तरह के वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को सेंड करता हूँ, इसके पीछे जो मेरा मुख्य मकसद है वो ये बताना कि समाज में, भारत में ज़मीन पर का जो आदमी है, जो यहाँ के सोशल हायरार्की में लोएस्ट स्टेटा का आदमी है, वह भी भारत भक्ति, देशभक्ति के लिए प्रेरित हो। उन सभी को राष्ट्रीय मुख्य धारा में संगठित करना है, क्योंकि मैं भी उस लोएस्ट स्टेटा का एक सदस्य हूँ। उस स्टेटा में सबसे ज़्यादा संख्या में भारतीय रहते हैं और उनकी उदासीनता, उनकी निष्क्रियता के कारण हमारा राष्ट्रीय समाज उतना मजबूत नहीं दिखाई देता है। तो अपने देश के राष्ट्रीय समाज को मजबूत बनाने के लिए मेरे जैसे, आप जैसे जो भी ज़मीनी स्तर के लोग हैं, तृणमूल स्तर के लोग हैं, वो सभी के सभी अपनी देशभक्ति, भारत भक्ति की जिम्मेदारी उठाते हुए, उसका उत्तरदायित्व लेते हुए अपने आप को संगठित करें और देश के शीर्ष पर बैठे हुए जो हमारे नेतागण हैं, उनको ये महसूस होना चाहिए कि भारतीय समाज के निम्नतम स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक सारे देशभक्त, सारे भारत भक्त हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने बताया कि चीन का शासक समूह और कुछ प्रमुख मुस्लिम देशों के शासक समूह, ये लोग भारत को जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई, जैसे पाकिस्तान को लगा दिया कि भारत को डिस्टर्ब करते रहो, उसकी सेना को डिस्टर्ब करते रहो, उस पर हमला करते रहो। इसके लिए पाकिस्तान को बैकडोर से फंडिंग भी होती रहती है। चीन की तरफ से उसको और भी कई तरह की सहायता मिलती है, हथियारों की भी सहायता मिलती है। एक स्ट्रेटजी है। जो दूसरी स्ट्रेटजी है इनकी, वो ये कि कोरोना वायरस के मार्फत हम भारत को कमज़ोर करें। लेकिन चीन को ये पता था कि भारत में जो अभी नेतृत्व है वो बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार नेतृत्व है। कोरोना वायरस वाले हमारे हमले को उतना सफल नहीं होने देगा। इसलिए चीन ने अपने कोरोना हमले को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए बाहर से भी कुछ एजेंट भेजे ताकि कोरोना फैले यहाँ पर, और भारत में जो भारत के शत्रु ही बैठे हुए हैं वो लॉजिकली चीन और पाकिस्तान और जो दूसरे कुछ प्रमुख मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके सेवक हैं। तो भारत में भारत के बैठे शत्रुओं को भी चीन ने और उन देशों ने, प्रमुख इस्लामी देशों के शासकों ने यहाँ पर कोरोना वायरस फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसमें एक जाकिर नाइक का नाम भी आता है, जिसने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जाकिर नाइक ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद को इसके लिए अपॉइंट भी किया। तो इस ढंग से कोरोना वायरस का हमला, उधर से पाकिस्तान का हमला, और तीसरा हमला है कि भारत में जो बैठे हुए बाकी सारे घड़ियाली एजेंट्स हैं, उन एजेंट्स को भी सक्रिय कर देना। तो ये तीनों स्ट्रेटजी
को मिला करके काम शुरू हुआ। उसी में हम देखते हैं कि 16 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली होती है और वहाँ से कमांडर मैडम ने हुक्म जारी किया कि जो भी देश इस भारत को बर्बाद करने के लिए जो उनके सैनिक यहाँ तैयार हैं वो सब सड़क पर उतर जाएं। अगर सड़क पे नहीं उतरते हैं तो उनको कायर समझा जाएगा। अगले ही दिन से शाहीन बाग शुरू हो गया। दिल्ली में हुआ और देश के कुछ और भी प्रमुख शहरों में हुआ। लेकिन शाहीन बाग पे इतना खर्च करने के बाद, इतना समय देने के बाद, इतना योजनाबद्ध तरीके से काम करने के बाद भी जब भारतीय मुसलमानों में भारत के प्रति कोई विद्वेष पैदा नहीं हुआ तो वो निराश हुए। कोरोना वायरस एक बहाना है, अन्यथा शाहीन बाग का जो मामला था वो लगभग असफल हो ही चुका था। उसको असफल होते हुए देखकर जो भारत में बैठे भारत के शत्रु हैं, उन्होंने दिल्ली में दंगा शुरू करवाया। बहुत नियोजित ढंग से, बहुत प्लान्ड वे में। उसके लिए कई महीनों से तैयारी चल रही थी। उसका एक समय भी चुना गया और उसके मार्फत पूरे देश में दंगा भड़काने की योजना थी और इसको गृह युद्ध का नाम देना था। ये दंगा नहीं, ये गृह युद्ध है जो भारत को कई टुकड़ों में बांटने के लिए हुआ था। लेकिन दंगा पर भी बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया गया और गृह युद्ध नहीं हुआ। तबलीगी जमात के द्वारा वायरस फैलाने की योजना भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। वहाँ भी गृह युद्ध नहीं हुआ। तो उसके बाद कई तरह के वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे कि जिसमें फल सब्जियों पे थूका जा रहा है या और भी कई तरह की गंदी चीज़ें डाली जा रही हैं। आपस में भी जो लोग हैं एक दूसरे पर थूकने का काम करते हैं। उसके कारण भी जो भारत भक्त हैं वो उद्वेलित नहीं हुए, शांत बैठे रहे। उनको पता है कि इनकी योजना गृह युद्ध कराने की है। अब वहाँ से बात नहीं बनी तो ये लोग पालघर पहुँच गए। अभी तक आप लोगों को पालघर के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी कि कैसे पालघर में न केवल माओवादी बल्कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी पालघर में दो साधु और उनके ड्राइवर की हत्या में शामिल थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जो लिस्ट तैयार की गिरफ्तार लोगों की, भैया तुम्हारी पुलिस है, तुम जिसको गिरफ्तार कर लो। लेकिन जो उन्होंने लिस्ट तैयार की उसमें उन्होंने यहाँ यह कहा कि इसमें कोई भी मुस्लिम नहीं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जितना लिस्ट है इसमें हिंदू दिखने वाले जो नाम हैं उसमें कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सारे के सारे या तो क्रिश्चियन हैं या माओवादी हैं या एनसीपी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो माओवाद या अनिश्वरवादी, जैसा कि एनसीपी और कांग्रेस है, ये अनिश्वरवादी हैं, विधर्मी हैं। और क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा जो वहाँ पर बड़े पैमाने पे लोगों को क्रिश्चियन बनाया गया है, उन सभी ने मिल करके पूर्व नियोजित कार्यक्रम के मुताबिक उन साधु संतों की हत्या की थी। पालघर जिला आदिवासी संघ के अध्यक्ष मिस्टर प्रकाश से बातचीत का एक ऑडियो जारी हुआ है जो आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें आपको साफ पता चलेगा। प्रकाश जी कहते हैं कि यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग हमारे बच्चों को चुराकर, इस एरिया के बच्चों को चुराकर ले जाते हैं और उनके कुछ अंग निकाल करके अपना धंधा करते हैं। पालघर से कुछ ही दूरी पर सी कोस्ट है जहाँ पर दाऊद इब्राहिम के गुंडे कई तरह के बिजनेस करते हैं। तो अनिल देशमुख का ये कहना कि इसका कोई कम्युनल एंगल नहीं है, कोई सांप्रदायिक
मामला नहीं है, यह अनिल देशमुख की गलतफहमी नहीं है, सुविचारित योजना थी जिसमें उनके एक प्रमुख नेता नवाब मलिक और उनके भाई की भूमिका भी संदिग्ध है। उनकी संलिप्तता भी इसमें मानी जा सकती है, लेकिन सरकार वहाँ उन्हीं लोगों की है, पुलिस उन्हीं के पास है, तो स्वाभाविक है कि तथ्य को, सच्चाई को वो सामने नहीं आने देंगे। पालघर इंसिडेंट होने के बावजूद उनको ये उम्मीद कर रहे थे वो कि हिंदू भड़क जाएंगे, लेकिन इस देश के अधिकांश लोग इस देश के प्रति भक्ति रखते हैं और इन शातिर बदमाशों, दुश्मनों की मंशा को भी समझते हैं। शांत रहे, विरोध दर्ज किया लेकिन शांत रहे, दंगा नहीं होने दिया, यानी उनके शब्दों में गृह युद्ध नहीं होने दिया। जब वहाँ भी बात नहीं बनी तो अर्नब गोस्वामी का पंगा आ गया। अर्नब गोस्वामी के मार्फत भी इन लोगों ने इस देश के देशभक्त पत्रकारों पर हमला किया और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अर्नब गोस्वामी के साथ ये लोग क्या करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी विरोध दर्ज हुआ, लेकिन उनके जो उम्मीद थी कि इससे गृह युद्ध छिड़ेगा, नहीं हुआ। उसके बाद होशियारपुर में एक संत की हत्या हो गई, उन पे हमला हुआ, जान तो नहीं गई लेकिन बहुत बुरी तरह घायल हुए। उसके बाद भी भारत वक्त शांत रहे, गृह युद्ध नहीं होने दिया। बुलंदशहर में जगदीश दास जी और उनके शिष्य सेवादास जी की हत्या हुई, अभी उस पर जांच चल रही है। हो सकता है कि वहाँ पर भी हमारे देश के जो ये दुश्मन हैं, जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कुछ न कुछ हत्यारा मुरारी सिंह उर्फ राजू की मदद की होगी। हो सकता है उसको कुछ पैसे का प्रलोभन दिया हो, या किसी और तरह से प्रलोभन दिया हो, या ब्लैकमेल किया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जांच पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई है, जांच कंक्लूड नहीं हो पाई। लेकिन उससे भी गृह युद्ध नहीं हुआ। तब इन लोगों ने तैयार किया, दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हमारे अरविंद भाई के दुलारे लाडले श्री जफरुल इस्लाम खान को। जफरुल इस्लाम खान ने अपने ट्विटर पे एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा, जिसमें उन्होंने मुस्लिम देशों की सहायता से भारत में जलजला और सैलाब पैदा करने की धमकी दी। गृह युद्ध कराने का एक ही और उपाय सोचा गया। विरोध जरूर हुआ, लेकिन हम सभी शांत बैठे, हम इनकी मंशा समझते हैं। और दूसरी बात, हमारे देश का जो नेतृत्व है उस पर हमें 100% भरोसा है। हमें पता है कि इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। तो जफरुल इस्लाम, इनके बारे में ये है कि जब विरोध हुआ, इनके ट्वीट को सबसे पहले बसंत कुंज के एक सज्जन ने रीट्वीट किया, सफदरजंग इनक्लेव के डीसीपी। उन्होंने इसका संज्ञान लिया, बात ऊपर तक गई और उसके बाद कार्रवाई होगी ऐसा समझ करके जफरुल इस्लाम ने तुरंत अपना ट्वीट वापस कर लिया, माफ़ी भी मांगी। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि अब तुम किसी की हत्या कर दोगे और माफ़ी मांग लोगे तो माफ़ी चल जाएगी। सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर
धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी राजद्रोह और 153A यानी धर्म, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता भड़काने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कर दी। ये कल की बात है, लेकिन यह इतना बेशर्म, बेगैरत और देशद्रोही व्यक्ति साबित हो रहा है कि इसने आज यह बयान दिया है कि मैं, केस हो या ना हो, गिरफ्तारी हो या ना हो, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। हमने जो ट्विटर पे लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही मानता हूँ और उसके प्रति मेरी प्रतिबद्धता पूरी है। फिलहाल हमले होते जा रहे हैं। उन हमलों के कारण न तो हमारे देशभक्त मुस्लिम भाइयों ने रिएक्ट किया और न ही देशभक्त हिंदू भाइयों ने रिएक्ट किया, इसलिए उनकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन हम सभी को यह ध्यान रखना होगा कि यह हमला चलता रहेगा और चलता रहेगा। एक तरफ देश कोरोना वायरस से परेशान है, दूसरी तरफ उनसे भी बड़े वायरस जो ये लोग हैं देश में मौजूद, इनसे ज़्यादा खतरा है। इस खतरा को हमें समझना पड़ेगा। लास्ट में चलते चलते मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे देश के जो महानतम नेता हैं श्री राहुल गांधी, तो ये जो राहुल गांधी हैं, इन्होंने देश की सरकार से कुछ प्रश्न पूछे हैं। वो प्रश्न क्या है कि लॉकडाउन कब खत्म होगा और लॉकडाउन के बाद उससे बाहर निकलने की सरकार की क्या योजना है। क्या यह आखिरी लॉकडाउन होगा जो कि तीसरा चरण शुरू हुआ है, या उसके बाद चौथे और पांचवें चरण भी आएगा। ये हमारे अब इनको राहुल बाबा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग राहुल चाचा बोलते हैं, कुछ लोग राहुल भैया बोलते हैं, तो कुछ लोग राहुल विंसी बोलते हैं। जो भी बोले, मैं ये इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ प्रेम से, सम्मानपूर्वक, कि क्या इसी को आग में घी डालना कहा जाता है। उत्तर का इंतजार रहेगा। आज का वीडियो इतना ही तक। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।